हंगामा विवाद के बाद आखिरकार लोकसभा में 8 अगस्त को वक्फ बोर्ड बिल पेश किया गया और सदन शुरू होते ही इस पर हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत विपक्ष की तमाम पार्टियों ने वक्फ बोर्ड बिल का विरोध किया। कांग्रेस, अखिलेश यादव, एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया। ओवैसी ने सदन में इतना तक कह दिया कि देश को बांटने का काम कर रहे हैं आप, दुश्मन हैं मुसलमानों की। उसके बाद मामला आकर अटक गया जेपीसी पर। जेपीसी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, जेपीसी मतलब संयुक्त संसदीय कमेटी। अक्सर कई मामलों में देखा गया है कि अगर कोई मुद्दा ज्यादा पेचीदा हो, सत्ता पक्ष को भी संदेह हो और विपक्ष बार बार विरोध करे तो डिप्लोमेसी तरीके से सत्ता पक्ष जेपीसी में इस मुद्दे को भेज देती है। अब सवाल यह उठा कि जेपीसी होते क्या है। संसद को एक ऐसी एजेंसी की जरूरत होती है जिस पर पूरी सदन को भरोसा हो। इसके लिए संसद की समितियां होती हैं और इन समितियों में संसद के सदस्य होते हैं। किसी बिल या फिर किसी सरकारी गतिविधियों में वित्तीय अनियमितताओं के मामलों की जांच के लिए जेपीसी का गठन किया जाता है। ये समितियां दो प्रकार की होती हैं, अस्थायी समितियां और अस्थायी समितियां। अस्थायी समितियों का कार्यकाल 1 साल का होता है और इनका काम लगातार जारी होता है। वित्तीय समितियां विभागों से संबंधित समितियां और कुछ दूसरी तरह की समितियां अस्थायी समितियां होती है। वहीं अस्थायी का समितियों का गठन कुछ खास मामलों के लिए किया जाता है। अब इनका काम खत्म हो जाता है तो इन समितियों का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। जेपीसी का गठन तब होता है जब एक सदन दूसरा प्रस्ताव पास कर दे और दूसरा सदन उसका समर्थन कर दे। इस तरह से लोकसभा में ही वक्फ बोर्ड बिल अटक गया है। अब लोकसभा स्पीकर दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त कमेटी बनाएगी और जो एक विधायक के पहलुओं और सांसदों की आपत्तियों पर विचार करेगी और संसद को अपनी सिफारिश सौंपेगी। यूं कहें कि बैकफुट पर मोदी सरकार है। जेपीसी को किसी भी माध्यम से सबूत जुटाने का हक होता है और उसे यह अधिकार भी प्राप्त होता है कि वह किसी भी व्यक्ति, संस्था या उस पक्ष को बुला सकती है और पूछताछ कर सकती है जिसको लेकर जेपीसी का गठन हुआ। अगर वह व्यक्ति, संस्था या पक्ष जेपीसी के समक्ष पेश नहीं होता तो यह संसद की अवमानना का उल्लंघन माना जाता है। इसके लिए जेपीसी संबंधित व्यक्ति या संस्था से लिखित या मौखिक जवाब या दोनों भी मांग सकती है। हालांकि सबूत के लिए बुलाने पर अगर कोई विवाद होता है तो इस स्थिति में अध्यक्ष के निर्णय को अंतिम निर्णय माना जाता है। हालांकि विवादों को खत्म करने के इरादे से बनने वाली समिति अंत में आमतौर पर विवाद के साथ ही खत्म होती है, लेकिन बावजूद इसके समिति हमारे संसदीय प्रणाली में काफी प्रभावी और खास महत्व रखती है। लेकिन अब ये मामला यहीं खत्म नहीं होता। आपके भी मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे। सवाल ये कि वक्फ बोर्ड पर आखिर आरोप क्या लग रहे हैं, वक्फ में जुड़े कितने बिल सरकार ला रही है, नए विधेयक में कितने संशोधन प्रस्तावित है, क्या वक्फ की परिभाषा बदली है, धारा 40 में क्या बदलाव होने जा रहा है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। एक एक कर आपको इस सारे सवालों का जवाब बताते हैं। वक्फ बोर्ड पर आरोप ये लग रहे हैं कि मुख्य तौर पर वक्फ कोई दखलंदाजी करती है हर चीज में। चंद लोगों ने पूरे वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा है और आम मुस्लिम लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसे सही करने के लिए यह बिल लाया गया। वक्फ से जुड़े कितने बिल ला रही है सरकार, तो इन सुधारों को लेकर सरकार ने बिल की कॉपी जारी की है और सरकार 2 बिल संसद में ला रही है। एक बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा। दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन किया जाएगा। नए विधेयक में कितने संशोधन प्रस्तावित हैं? संशोधन 2024 के जरिए सरकार 44 संशोधन करने जा रही है और सरकार ने कहा है कि बिल लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन करना है। वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंध सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 कर दिया गया है। लेकिन बहुमत के बाद भी लोकसभा में मोदी सरकार ये बिल नहीं लाई तो इसका मतलब सीधा सा समझा जा सकता है कि मोदी सरकार इस बिल को लेकर बैकफुट पर है, क्योंकि मोदी सरकार के पास बहुमत है बिल पास कराने के लिए लोकसभा में। सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वक्फ की परिभाषा बदली,
अब तक अधिनियम में वक्फ में मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न प्रकार के वक्फ शामिल हैं, लेकिन संशोधन विधेयक में जो व्यक्ति कम से कम 5 साल के मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है वही अपनी चल अचल संपत्ति को वक्फ को दान दे सकता है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि वक्फ अलल औलाद महिलाओं के विरासत अधिकारों से इनकार नहीं कर सकता। सवाल 2 कि धारा 40 में क्या बदलाव होने जा रहा है। 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है और इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था, लेकिन अब संपत्ति को लेकर अधिकारों पर कैंची चला दी गई है। दरअसल वक्फ अधिनियम की धारा 40 पर सबसे ज्यादा विवाद है। धारा 40 में प्रावधान है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति समझता है तो उसे नोटिस देकर और फिर जांच करके तय कर सकता है कि वो वक्फ की जमीन है। वो ये तय कर सकता है कि ये शिया वक्फ या सुन्नी वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही जाने का अधिकार। सवाल ये भी कि प्रशासनिक भूमिकाएं क्या होगी। मूल रूप से वक्फ संपत्तियों के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नरों की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन संशोधन विधेयक में कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर ही सर्वे कमिश्नर होगा। इससे नीचे वाले पद अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। अब दूसरा सवाल ये कि सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट क्या होगा। संशोधन विधेयक में वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी और एजेंसियां का ख्याल रखा गया है और इसके लिए एक सेंट्रल पोर्टल डेटाबेस का भी प्रावधान है। अब किसी भी संपत्ति को वक्फ के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित नोटिस दिया जाएगा और राजस्व कानून के अनुसार एक वित्तीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, मतलब टैक्स की प्रक्रिया। अब किसे प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। नए बिल में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की भूमिका में बदलाव किया जा रहा है और इन निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी होगा। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ परिषद में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व होगा। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ में 2 महिलाओं को रखना अनिवार्य होगा। एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के जरिए वक्फ के रजिस्ट्रेशन के तरीकों को सुव्यवस्थित किया जाएगा। बोहरा आगा खानी के लिए क्या अलग बोर्ड होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बिल में आगा खानी और बोहरा वक्फ की परिभाषित किया जा रहा है और इस विधेयक में बोहरा और आगा खानियों के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड बनाने का प्रस्ताव है। मसौदे में मुस्लिम समुदाय के अन्य पिछड़ा वर्ग, सिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान भी दिया गया। अब समझिए कि वक्फ परिषद में कौन कौन शामिल होगा। वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, मुस्लिम संगठनों के 3 नुमाइंदे, मुस्लिम कानून के 3 जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज, 1 प्रसिद्ध वकील, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 4 लोग, भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव होंगे। इसके अलावा भी कई सारे लोगों की बात कही गई है। 2 महिलाओं का होना भी अनिवार्य किया गया है नए विधेयक में। ट्रिब्यूनल में क्या बदलाव किया गया है। मूल अधिनियम में अपील के लिए कुछ पावर और प्रावधानों के साथ वक्फ ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी, लेकिन संशोधन विधेयक में ट्रिब्यूनल स्ट्रक्चर में सुधार किया गया। अब 2 संसदीय ट्रिब्यूनल होगा। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील के लिए 90 दिनों की समय सीमा दी जाएगी, जो कि पहले नहीं थी। वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर का अधिकार कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर को होगा, जो कि अब तक नहीं थी। सच्चर कमेटी का भी जिक्र है, जो पहला रिकमेंडेशन है और वार्षिक तौर पर प्रॉपर्टी 4 लाख के करीब में हो तो प्रॉपर्टी में बात होगी। इसकी आमदनी को लेकर भी, टैक्स के लेकर भी बात कही गई है और इसे मार्केट के मैनेजमेंट के तौर तरीके से चलना होगा। जिस समय उन्होंने सिफारिश की थी उस समय 12,000 रुपए की इनके पास संपत्ति थी, यानी कि मार्केट वैल्यू से अधिक होने की संभावना है। ये पूरी लिस्ट तैयार की जाएगी। सिफारिश सच्चर कमेटी की यह भी थी कि जो वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं वो काफी नहीं है, उससे ज्यादा सदस्य होनी चाहिए। इसमें 2 महिलाएं होने अनिवार्य है। ये सभी सिफारिशें थी, लेकिन संयुक्त सचिव का अधिकार होना भी जरूरी कर दिया गया है। लेकिन ये तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, जिसको लेकर सरकार ने नए संशोधन में ये बात भी रखी है कि ये चीज को लाना और रखना ही होगा, जिससे महिलाओं का रहना अनिवार्य है, जो कि अभी तक नहीं था। और इसके अलावा वक्फ बोर्ड किसी पर दखलंदाजी करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाकर इसकी अपील नहीं कर सकता, जबकि
नए विधेयक में ये बात रखी गई है कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपनी अपील पर जजमेंट भी ले सकते हैं। ये अदालत फैसला करेगी और इसी चीज को लेकर आज खूब हंगामा हुआ, विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन अगर एक लाइन में समझें तो ये भी कहा जाएगा कि मोदी सरकार न जाने किस वजह से लेकिन लोकसभा में बैकफुट पर नजर आई, क्योंकि अगर देखें तो 292 के करीब में वहां पर लोकसभा में मोदी सरकार के मेंबर मतलब एनडीए के सांसद हैं और यहां विपक्ष की देखें तो 240 के करीब में, और कुल मिलाकर अगर अदर पार्टियों को भी देखें तो 250-60 के करीब में होता है। मतलब बहुमत के आंकड़े अभी भी लोकसभा में मोदी सरकार के पास थे। इसके बावजूद भी मोदी सरकार लोकसभा में ये बिल को पास नहीं कराई और हंगामे के बाद तुरंत इसे जेपीसी कमेटी को सौंपने के बाद किरण रिजिजू ने कर दी। तो इस हिसाब से माना जा रहा है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बैकफुट पर नजर आई, जो कि पास नहीं करा सकती। मोदी सरकार चाहती तो करा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सहमति के लिए भेज दिया गया। अब आगे आने वाले समय में यह पता चलेगा कि आखिर इसको लेकर क्या कुछ नया बवाल सामने आ रहा है। लेकिन फिलहाल तो यही देखने को मिल रहा है कि इस पर नए विवाद तो नहीं है, लेकिन जेपीसी अब कमेटी में कौन कौन होंगे, जेपीसी की कमेटी में इसको लेकर भी मंथन जारी रहेगा और फिर तय किया जाएगा कि आखिर जेपीसी कमेटी को लेकर कि क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ये भी बताइएगा कि इस वीडियो में और क्या क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, और अगर कुछ नए ऐड होना है तो ये भी बताइए कि हम नया क्या जोड़ सकते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।